हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बूस्ट योर नॉलेज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम एमसीक्यू सीरीज कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, और आज का हमारा टॉपिक है एक्सेस डिमांड एंड डिफिशिएट डिमांड। इससे रिलेटेड हम पहले ग्राफ करेंगे और फिर उसके बाद इससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे, और उन्हीं एमसीक्यू क्वेश्चंस को करते हुए हम जानेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। और ये सभी क्वेश्चंस हमारे सभी टाइप के एग्जाम्स, चाहे वो बोर्ड एग्जाम्स हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज अपनी वीडियो, जिसमें हम पहले सीखेंगे कि एक्सेस डिमांड और डिफिशिएट डिमांड क्या होती है। तो ये जो हमारा पहला ग्राफ है ये शो कर रहा है हमारा डिफिशिएंट डिमांड को। डिफिशिएंट डिमांड को जो होती है वही हमारी डिफ्लेशनरी गैप कहलाती है। ये निकलती कैसी है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि 45 डिग्री पर हमारा जो है वाई को शो किया जाता है, और यही हमारी जो होती है एएस होती है, एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू हमारा वाई होता है। अब अगर हम एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड को जब देखते हैं, दोनों जी इक्वल जहाँ हो जाती है, मींस जी पॉइंट पर ये हमारी क्या हो रही है, इक्वल होती है, उसे हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं या इक्विलिब्रियम लेवल कहते हैं। ओ एम जो होगा हमारे यहाँ पर इक्विलिब्रियम इनकम या इक्विलिब्रियम आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर ये जो है एडी हमारी क्या कौन सी होती है, जब हम फुल एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे होते हैं। लेकिन कई बार इकोनॉमी जो होती है फुल एम्प्लॉयमेंट पर काम ना करके अंडर एम्प्लॉयमेंट काम करती है, तो हमारी जो एडी होती है वो हमारी ये नीचे वाली लाइन हो गई है, एडी एट यू वाली। ऐसी सिचुएशन में जो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है वो हमारा पहले ही कंसीडर हो जाता है, जो कि हमारी ये वाला पॉइंट है। तो ये जो दोनों लाइंस के बीच में गैप आया है, एडी एट एफ और एडी एट यू वाला, मीन्स फुल एम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट दोनों के बीच का जो गैप है, मीन्स जी और के के बीच का जो गैप है वो हमारा हो जाएगा डिफिशिएंट डिमांड। और डिफिशिएंट डिमांड के कारण हमारी जो क्रिएट होता है वो डिफ्लेशनरी गैप होता है। डिफ्लेशनरी गैप मीन्स ऐसी सिचुएशन जहाँ पर हमारी डिमांड क्या होती है, सप्लाई से कम होती है, उसी को हम डिफिशिएंट डिमांड कहते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सेस डिमांड की। सेकंड ग्राफ हमारा जो है इस पर देखेंगे हम। इसमें जो है हमारा एडी फुल एम्प्लॉयमेंट पर नीचे है, ये वाली लाइन जो नीचे वाली लाइन हमारी एडी एट एफ वाली, और जो एडी ई है वो है एग्रीगेट डिमांड बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के बाद जो हमारी होती है। मीन्स ऐसी डिमांड जब हम फुल एम्प्लॉयमेंट पे कर रहे हैं तो हमारी ये होनी चाहिए एडी एट एफ वाली, लेकिन हम अब अपना एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ा नहीं सकते, लेकिन हमारी डिमांड क्या है उससे ज़्यादा है, तो वो बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट कहलाती है, और उसको हमने एडी ई से डिनोट किया है। तो इस सिचुएशन में इक्विलिब्रियम पॉइंट पहले कब होता, सी पॉइंट पर होता, जहाँ पर हमारी एडी एट एफ और वाई दोनों हमारे क्या हों, इक्वल हों। लेकिन हमारी एग्रीगेट डिमांड क्या हो रही है, उससे ज़्यादा है, तो क्यू पॉइंट तक हमारा जा रहा है, जो कि अचीव करना पॉसिबल नहीं है। इस सिचुएशन में जो एफ और सी का गैप है वो होता है हमारा एक्सेस डिमांड, क्योंकि हमारी डिमांड क्या हो गई है, सप्लाई से ज़्यादा हो गई है। सप्लाई हमारी यहाँ पर होगी ओ एम पॉइंट पर, जो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट हो रहा है, लेकिन हमारी जो डिमांड है वो कहाँ तक मांग रहे हैं, वो क्यू पॉइंट तक मांग रहे हैं, एक्सेस डिमांड है। तो ये जो इस लाइन से एफ और सी का जो गैप होगा हमारा वो हो जाएगा एक्सेस डिमांड, और इसी को हम इन्फ्लेशनरी गैप बोलते हैं। हिंदी में इसको हम मुद्रास्फीति बोलते हैं। इन्फ्लेशनरी गैप मीन्स ऐसी सिचुएशन जहाँ पर डिमांड सप्लाई से ज़्यादा होती है। इस सिचुएशन में जो होते हैं हमारे प्राइस क्या हो जाते हैं, राइज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, क्योंकि डिमांड ज़्यादा होने से सप्लाई जो है उस डिमांड को फुलफ़िल नहीं कर पा रही है, और फुलफ़िल नहीं कर पा रही, इस वजह से प्राइस हमारे राइज होने लग जाते हैं, इंक्रीज होने लग जाते हैं। तो इन्फ्लेशनरी गैप आता है हमारा एक्सेस डिमांड से और प्राइस राइज होता है, जबकि डिफिशिएंट डिमांड से हमारा डिफ्लेशनरी गैप मीन्स अपस्फीति
जिसको हम कहते हैं जिसमें प्राइस क्या हो जाते हैं, हमारे डिक्रीज हो जाते हैं, क्रिएट होती हैं। अब इनसे रिलेटेड हम एमसीक्यू करेंगे। आई होप आपको जो है ग्राफ अच्छे से समझ आ गए होंगे और आपको पता चल गया होगा डिफिसिट डिमांड और एक्सेस डिमांड होते क्या और उनमें क्या डिफरेंस है। एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ। जब हमारी डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, तो उसे हम एक्सेस डिमांड बोलते हैं, और जब हमारी डिमांड कम और सप्लाई ज़्यादा होती है, उस सिचुएशन को हम डिफिशिएंट डिमांड कहते हैं। डिफिशिएंट डिमांड इक्वल टू डिफ्लेशनरी गैप होता है और एक्सेस डिमांड इक्वल टू इन्फ्लेशनरी गैप होता है। एक्सेस डिमांड में प्राइस इंक्रीज होते हैं और डिफिशिएंट डिमांड में प्राइस डिक्रीज होते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ आ रही होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अब आगे हम इसके रिलेटेड एमसीक्यू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम रेफर टू अ सिचुएशन ऑफ। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की सिचुएशन किससे रेफ़र करती है? तो फुल एम्प्लॉयमेंट हमारी ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर हम रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन कर रहे होते हैं। लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट को हम कभी भी जीरो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि जीरो जो है एम्प्लॉयमेंट कभी भी नहीं हो सकता। फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में हमारा नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा इंक्लूड करता है। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि एक मिनिमम लेवल जो है हमेशा अनएम्प्लॉयमेंट का बना रहता है। अब ऑप्शंस को हम चेक करते हैं। AD इक्वल टू AS विद फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो ये बिल्कुल सही है कि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कब होगा? जब दोनों इक्वल होंगे, AD और AS, और रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन हो रहा होगा। पहला पॉइंट सही है। फिर कह रहा है जीरो अनएम्प्लॉयमेंट, तो मैंने अभी बताया फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं होगा, तो ये हमारा क्या है, रॉन्ग हो जाएगा। फिर डी नन ऑफ दीज कह रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ए हमारा सही आ रहा था। सी में ए और बी दोनों बोले गए हैं, बी हमारा गलत है, इसलिए ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो राइट आंसर होगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट ओकर्स ड्यू टू। जो नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, जैसे मैंने बताया कि फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में कुछ ना कुछ नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा रहता। मिनिमम रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो होती है वो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कहलाती है। तो वो किसके कारण होती है? तो अगर मैं आपको बताऊं तो इकोनॉमी में हमेशा कुछ ना कुछ अनएम्प्लॉयमेंट बना रहता है। ये कब होता है? जब लेबर मार्केट जो होती है हमारी इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में है और तभी भी कुछ अनएम्प्लॉयमेंट बना हुआ है, वो हमारा नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होता है या नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। ये दो रीजन से होता है। एक तो जो हम टाइम रिक्वायर होता है हमारा शिफ्टिंग ऑफ वन जॉब टू अनदर जॉब। जब हम एक जॉब से दूसरी जॉब में जा रहे होते हैं तो हमारे बीच में एक टाइम पीरियड होता है जिसमें हम अनएम्प्लॉयड होते हैं, वो टाइम रिक्वायरमेंट होती है, उसके कारण होता है। सेकंड, कई बार टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है हमारी, तो उस टेक्नोलॉजी चेंज के कारण भी हमें एडजस्टिंग के लिए टाइम चाहिए होता है, तो वो भी हमारा जो होगा नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट का रीजन हो जाता है। तो अब ऑप्शंस को देखते हैं। ये कह रहा है शॉर्टेज ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो ये तो नहीं है, मैंने तो दोनों टाइम रिक्वायरमेंट के बताए हैं। एक चेंज इन टेक्नोलॉजी होता है और एक जॉब से दूसरी जॉब में जब हम शिफ्टिंग कर रहे होते हैं। तो बी और सी ऑप्शंस हमारे टाइम रिक्वायरमेंट से रिलेटेड है, उन्हीं दोनों पॉइंट से। तो बी और सी हमारे यहाँ पर राइट होंगे, इसलिए ऑप्शन डी जो होगा हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। शॉर्टेज ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो होता है हमारा, ये हमारा जो होता है ये फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का पार्ट होता है, उसके कारण हमारी जो है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट ओकर्स ड्यू टू, तो एक तो अभी बता कि शॉर्टेज ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आ रहा हो जिसके कारण, या शॉर्टेज ऑफ पावर्स हो, या फिर हमारा जो टेंडेंसी ऑफ वर्कर जो है एक जॉब से दूसरे जॉब पर मूव जब कर रहे होते हैं, तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं, या रॉ मटेरियल की जो शॉर्टेज होती जाती है, इमोबाइलिटी ऑफ लेबर, ये सब हमारे जो है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट ओकर्स के कारण होते हैं।
तो पहला इमोबाइलिटी ऑफ लेबर, तो ये बिल्कुल सही है। फिर लैक ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी में कमी आती है तो ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, ना कि फ्रिक्शनल, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। फिर लो वेजेज रेट, ये भी हमारा जो है फ्रिक्शनल का पार्ट नहीं है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो ऑप्शन ए जो होगा हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। डी में नन ऑफ दीज बोला है, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट्स ऑकर ड्यू टू, तो जो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस जो होते हैं उनकी शॉर्टेज के कारण होता है, या फिर टेक्नोलॉजी में जो चेंज आ जाते हैं उसके कारण होता है, या फिर जो हमारे लेबर जो होते हैं वो अगर ओल्ड ट्रेंड है या न्यू टेक्नोलॉजी के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके कारण जो भी हमारे जो अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं वो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर आते हैं। तो ऑप्शंस को अगर हम देखते हैं, ऑप्शन ए कह रहा है चेंज इन टेक्नोलॉजी, तो ये बिल्कुल सही है। फिर बी है व्हेन फैक्टर्स अदर देन लेबर इन शॉर्टेज, तो ये भी सही है। ए और बी दोनों सही हो गए, तो ऑप्शन सी जो होगा हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफिशिएंट डिमांड लीड्स टू, तो ये मैंने अभी ग्राफ पर सिखाया आपको कि डिफिशिएंट डिमांड किसको लीड करता है, हमारा डिफ्लेशनरी गैप को, तो ऑप्शन ए जो होगा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर डिफ्लेशनरी गैप हम निकालते कैसे थे, जो हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट पे एडी है और अंडर एम्प्लॉयमेंट पर एडी है, उन दोनों के जो है डिफरेंस को हम कहते हैं डिफ्लेशनरी गैप। तो सी ऑप्शन जो होगा हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। एडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट माइनस एग्रीगेट डिमांड एट अंडर एम्प्लॉयमेंट, सी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर सेवन्थ क्वेश्चन हमारा एक्सेस डिमांड रेफर टू ए सिचुएशन व्हेन, तो अभी हमने देखा कि एक्सेस डिमांड कब होती है, जब हमारी एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, मोर देन एग्रीगेट सप्लाई होती है एट फुल एम्प्लॉयमेंट। तो मोर देन का साइन हमारा ए ऑप्शन में नज़र आ रहा है, तो ए जो हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेस डिमांड लीड्स टू, तो ये भी हमने ग्राफ पर देखा कि एक्सेस डिमांड जो है इन्फ्लेशनरी को, डिफिशिएंट डिमांड डिफ्लेशनरी को शो करता है, तो ए ऑप्शन जो होगा हमारा यहाँ पर राइट है। अगर हम बाकी ऑप्शंस को देख रहे हैं, राइज इन प्राइस, तो मैंने ये भी बताया कि इन्फ्लेशनरी गैप का मतलब क्या होता है कि प्राइस हमारे बढ़ रहे, तो बी ऑप्शन भी हमारा ठीक है। सी है राइज इन एम्प्लॉयमेंट लेवल, तो एम्प्लॉयमेंट लेवल इंक्रीज नहीं होता, हमारा प्राइस इंक्रीज हो रहे होते हैं और इन्फ्लेशनरी गैप को शो कर रहा होता है, तो ए और बी हमारे यहाँ पर राइट है, तो ऑप्शन डी जो होगा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लीड टू फॉल इन एडी, कि एडी में डिक्रीज किसके कारण नहीं हो रहा है, तो हमें नोट वाला आंसर ढूंढना है। पहला कह रहा है फॉल इन प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, किसी भी तरह का एक्सपेंडिचर अगर कम किया जाता है तो एडी भी हमारी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, तो ये तो हमारा लीड कर रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर हमारा फॉल्स इन एक्सपोर्ट्स मीन्स एक्सपोर्ट्स अगर हम कम कर रहे हैं तो उससे भी हमारी जो एडी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो ये भी ऑप्शन में से रिमूव हो गया। फिर हो रहा है हमारा फॉल इन इंपोर्ट्स, इंपोर्ट से जो हमारी एडी होती है वो इंक्रीज होती है, ना कि डिक्रीज होती है, क्योंकि जब हम ज़्यादा क्या कर लेंगे, इंपोर्ट को कम कर देते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में हमारी जो है डोमेस्टिक डिमांड जो हो जाती है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि बाहर से जो है नहीं आ पा रही हैं चीज़ें, तो जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उससे ही हमें फुलफ़िल करना होता है, तो एग्रीगेट डिमांड यहाँ पर हमारी इंक्रीज हो जाती है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। डी में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कम करने के लिए बोला, तो मैंने बताया कि एक्सपेंडिचर किसी भी तरह का कम करोगे तो एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी, हमारी कम हो जाएगी, तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू इंक्रीज इन एडी, अब एडी में इंक्रीज से रिलेटेड पूछ रहा है, तो जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी बताया कि फॉल्स इन इंपोर्ट तो हमारा इंक्रीज कर रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा जो है राइट है। आगे देखते हैं इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, तो मैंने बताया था कि एक्सपेंडिचर अगर कम करते हैं तो फॉल होता है,
अगर हम एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर देंगे तो एडीबी क्या हो जाएगी हमारी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करने के लिए बोला गया, तो ये ऑप्शन भी हमारा राइट हो गया। फिर सी में भी इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बोला है, तो ये भी इंक्रीज कर रहा है, तो ये भी राइट हो गया। इसका मीन्स मतलब क्या है, ए बी सी तीनों राइट है, तो ऑप्शन डी जो ऑल ऑफ दीज है हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको ये 10 MCQs और दोनों ग्राफ जो है एक्सेस डिमांड और डिफिशिएंट डिमांड के अच्छे से समझ आए होंगे। इससे आगे भी हमारे एक्सेस डिमांड और डिफिशिएंट डिमांड से रिलेटेड क्वेश्चंस है जो हम इसके सेकंड पार्ट में करेंगे। तो अगर आपने जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगले पार्ट का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके और आप अपनी प्रिपरेशंस को बहुत अच्छे से कर सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट करके भी वीडियो के बारे में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है।